नमस्कार, मी स्वप्नील पोरे. वसंत व्याख्यानमालेत आपलं सर्वांचं स्वागत. आजचे आपले वक्ते आहेत शेखर सेन. शेखर सेन हे भारतीय कलाक्षेत्रातील एक महत्त्वाचं नाव. संगीत नाटक अकादमीचे अध्यक्षपद त्यांनी भूषविले आहे. भारत सरकारने पद्मश्री किताब देऊन त्यांचा गौरव केला आहे. श्रेष्ठ कलाकार आणि संगीत तज्ज्ञ डॉक्टर अरुणकुमार सेन आणि प्रसिद्ध उपशास्त्रीय गायिका अनिता सेन यांचे शेखर सेन हे चिरंजीव. 1979मध्ये संगीतकार आणि गायक म्हणून शेखर सेन यांनी त्यांची कारकीर्द सुरू केली. त्यांच्या गायनाचे कार्यक्रम जगभर झाले आहेत. नाटककार, दिग्दर्शक, अभिनेता, वक्ते असे त्यांच्या व्यक्तिमत्वाचे असंख्य पैलू आहेत. तुलसी, कबीर, विवेकानंद, सूरदास हे त्यांचे एकपात्री नाट्यप्रयोग रसिकांची दाद मिळवणारे ठरले. इंग्लंड, अमेरिकेसह असंख्य देशांमध्ये या नाटकांचे प्रयोग रसिकांनी पसंत केले. खैरागड विद्यापीठाने सन्माननीय डी.लिट पदवी देऊन शेखर सेन यांचा गौरव केला आहे. शेखर सेन हिंदीमध्ये आपल्याशी संवाद साधणार आहेत. त्यांच्या व्याख्यानाचा विषय आहे मेरी कला यात्रा.
नमस्कार। आप सभी विद्वज्जनों को, सुधीजनों को, स्नेहीजनों को मेरा हृदय से प्रणाम। आज मेरा विषय है मेरी कला यात्रा। किसी भी कलाकार के जीवन में कला की यात्रा एक बहुत ही महत्वपूर्ण मील का पत्थर होता है, क्योंकि इतना कुछ उसको सीखने मिलता है जीवन में। और मेरा बड़ा सौभाग्य रहा कि मैं रायपुर छत्तीसगढ़ में, मेरे पिता बंगाली थे, डॉक्टर अरुण कुमार सेन, और मेरी माँ तेलुगु भाषी थीं, डॉक्टर अनीता सेन, और दोनों ही बहुत अच्छे गायक थे, बहुत अच्छे संगीतज्ञ थे, बहुत अच्छे संगीत शास्त्री थे, और दोनों ही बहुत अच्छे गुरु थे। इसके अलावा भी उनको साहित्य का बहुत शौक़ था, मतलब वो बहुत अच्छे नाटक लिखते थे, गीत लिखते थे, कविताएं लिखते थे। तो कई चीज़ें मुझे संस्कार में मिली। मुझे ऐसा लगता है कि माता पिता का चुनाव जो है वो ईश्वर करते हैं, और मैं इस मामले में बहुत भाग्यशाली रहा कि मुझे ईश्वर ने एक ऐसे परिवार में जन्म दिया जहाँ सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक संगीत का, ताल का, छंद का, काव्य का, क्योंकि एक संगीत महाविद्यालय परिसर है रायपुर में, और उसके अंदर ही मेरा जन्म हुआ, वहीं मैं बड़ा हुआ। तो मेरी कला यात्रा शुरू हुई, मैं करीब 2.5 साल का था, तब से मैंने संगीत सीखना शुरू कर दिया। तो मैंने गाना सीखा, वायलिन सीखा, सितार सीखा, और फिर हमारे महाविद्यालय में एक बहुत अच्छे कथक के गुरु आए, गुरु कार्तिक राम जी। तो मेरी माँ ने कहा कि बेटा बहुत अच्छा तुमको ये सौभाग्य मिलेगा, तुम अगर कथक भी सीख लो। अब आप सोचिए कि आज से करीब 50-55 साल पहले एक रायपुर जैसे छोटे शहर में किसी लड़के का नृत्य सीखना बिल्कुल असंभव बात थी। लेकिन फिर भी मेरी माँ का बहुत आग्रह था, तो मैंने अब केवल एक आज्ञाकारी पुत्र होने के नाते मैंने कथक भी सीखा। और आज जब मैं अपने जीवन को पलट करके देखता हूँ तो मुझे लगता है कि उस कथक नृत्य सीखने का भी मेरे ऊपर बहुत गहरा योगदान रहा। उसके अलावा हमारे घर में पुस्तकें ही दी जाती थीं उपहार के रूप में। आजकल जब मैं देखता हूँ बच्चों को कोई केक देता है, कोई शर्ट, कोई पैंट, कोई खिलौने देता है, हमारे बचपन में हमें हर एक जगह पर अगर कोई उपहार दिया जाता था तो वो पुस्तकें होती थी। तो वो एक कारण था जिसके कारण मैं पुस्तकों का कीड़ा बन गया। मुझे पुस्तकें पढ़ना और विशेष करके जीवनी पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, और अभी भी मुझे मौका मिलता है, कोई भी ऐसी पुस्तक मुझे मिलती है जहाँ किसी प्रेरक व्यक्तित्व का जीवन मुझे पढ़ने मिले तो मैं ज़रूर पढ़ता हूँ। पर बचपन में मैंने सोचा नहीं था कि मैं कलाकार बनूंगा, क्योंकि हमारे घर में कलाकार तो थे ही। मेरे माता पिता दोनों बहुत अच्छा गाते थे। मेरे बड़े भाई, हम लोग केवल 2 ही भाई थे, तो मेरे बड़े भाई साहब भी बहुत अच्छा गाते थे। ये सब लोग अपने अपने कार्यक्रम भी करते थे। लेकिन मैंने सोच के रखा था कि मैं कलाकार नहीं बनूंगा, क्योंकि हमारा घर जो था वो शिक्षकों का घर जैसा होता है, वो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के शिक्षक। तो गरीबी हमेशा ही रहती थी, कोई भी चीज़ मांगो तो वो मिलती नहीं थी, कहा जाता था कि ये बाद में देंगे। तो मुझे लगता था कि पैसे खूब कमाना चाहिए। तो इसलिए जब मैंने 11वीं मैट्रिक उस समय की, तो मैंने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी मैं कॉमर्स में ग्रेजुएशन करूँगा। तो खैर पिताजी ने कहा क्यों? मैंने कहा मुझे पैसे कमाने हैं। बोले अच्छा। बोले जब तुम खूब पैसे कमाने लगोगे तो उस समय मुझे एक वचन दो। मैंने कहा हाँ बोलिए। बोले तुम्हारी जो कमाई होगी उससे जितना तुम्हारा घर चलाने के लिए ज़रूरी होगा वो सब करने के बाद तुम्हारी कमाई का 10% से 20% तुम प्रत्येक वर्ष क्लासिकल म्यूज़िक को प्रमोट करने में खर्च करोगे। मैं भी कुछ 13-14 साल का रहा हूँगा, 14 साल का, तो मैंने भी वचन दे दिया अपने पिताजी को। खैर जब मैं बीकॉम सेकेंड ईयर में था उस समय एक ही दिन में 2 घटनाएं हुई। पहला कि एक अखिल मध्य प्रदेश की गज़ल की प्रतियोगिता हुई, उसमें मैं फर्स्ट आया,
और एक आकाशवाणी में का ऑडिशन था मेरा, उसमें मुझे फेल कर दिया। तो जितनी खुशी मुझे पूरे मध्य प्रदेश में सबसे अच्छा गज़ल गायक होने की नहीं हुई, उससे ज़्यादा दुख मुझे इस बात का हुआ कि मुझे आकाशवाणी ने एक गायक के रूप में अनुत्तीर्ण कर दिया। तो उसके बाद एक मन में आग लगी कि अब मैं कुछ करके दिखाऊंगा, मैं बताऊंगा कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। तो खैर 1979 मैं 18 वर्ष का था। बीकॉम करने के बाद हमारे माता पिता ने कहा कि अगर तुमको संगीत के क्षेत्र में कुछ काम करना है तो तुम दोनों भाई मिलकर के संगीत निर्देशन का काम मुंबई में जाके शुरू कर सकते हो। तो हम लोग 1979 में मैं और मेरे बड़े भाई साहब कल्याण, हम दोनों मुंबई आ गए और उसके बाद फिर हमने मुंबई में संगीत निर्देशन शुरू किया। 2-3 फिल्में शुरू हुई संगीत निर्देशक के रूप में, कुछ 20-25 गाने भी रिकॉर्ड हो गए और सौभाग्य से वो तीनों फिल्में बंद हो गई। सौभाग्य से मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर वो फिल्में बन जाती तो या तो हम सफल संगीत निर्देशक बन जाते या हम असफल संगीत निर्देशक बनते। लेकिन जब आपको शुरुआत में ही आपकी फिल्में बंद हो जाएं तो आपके पास 2 विकल्प रहते हैं। पहला कि आप समझौता करना शुरू कर दें, यानी जीवन आपको जो भी अवसर देता है वो करते रहें, और दूसरा उपाय ये होता है कि आप उसको एक अच्छा मौका, एक अच्छा अवसर समझें और खूब पढ़ें। तो मैंने दूसरा वाला विकल्प चुना और मैंने बहुत पढ़ाई की, और मेरी चूँकि रुचि थी आध्यात्मिक विषयों में, तो मैं आध्यात्मिक विषयों पर खूब मैंने पढ़ाई की। एक योगी की आत्मकथा और इस तरह के सारे, स्वामी विवेकानंद जी का पूरा साहित्य, कबीर, तुलसी, रसखान और जितने भी जो भी मुझे साहित्य मिला, सूरदास। और उसके बाद एक हमें प्रस्ताव मिला कि हम प्राइवेट रिकॉर्डिंग्स करें। प्राइवेट रिकॉर्डिंग का मतलब जो गैर फिल्मी भजन या गैर फिल्मी गज़लें। तो मेरे करीब, अब अगर मैं गिनूँ तो करीब 250 से अधिक मेरे गैर फिल्मी भजनों के और इस तरह के नॉन फिल्म रिकॉर्डिंग्स, रेपर्टायर जिसे कहते हैं, वो HMV, म्यूज़िक इंडिया, टी सीरीज़, वीनस, टिप्स, इन सारी कंपनियों से बाद में हुए। लेकिन उसकी शुरुआत हो गई थी। और उसी समय मैं एक बहुत बड़े गायक के यहाँ गया हुआ था। वहाँ एक पत्रकार को वो अपना एक इंटरव्यू दे रहे थे और उसमें उन्होंने कहा कि भाई गज़ल जो थी वो बेगम अख्तर साहिबा के समय में महलों में रहती थी, फिर जब मेहदी हसन खां साहब और ग़ुलाम अली साहब और जगजीत जी आए तो वो गज़ल जो है वो महल के दरवाजे तक आ गई। और इस समय की जो पीढ़ी है, हम लोग जब गा रहे हैं तो गज़ल अब बाज़ार में और चौक में आ गई है। तो खैर मैं चुपचाप सुनता रहा और उसके बाद मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा अगर आपको ऐसा लगता है कि गज़ल अब आप चौक पे ले आए हैं तो अब ये आपका दायित्व है, क्योंकि अब आप इतने सफल हो चुके हैं, तो आप हर कार्यक्रम में अगर 1-2 अच्छी गज़लें भी गाएं जो साहित्य की हों, अदब की हों, एक अच्छी शायरी हो, तो फिर से गज़ल शायद अपने पुराने मुकाम की तरफ जा सकेगी। तो उन्होंने कहा कि शेखर भाई किसकी गज़लें गाएं? तो उन्होंने कहा कि दुष्यंत। मैंने कहा दुष्यंत को गाएं, बहुत अच्छे शायर हैं, बड़े अनूठे शायर हैं। उन्होंने कहा दुष्यंत हैं तो अच्छे, पर उनको गाया नहीं जा सकता, अगेय हैं। तब मुझे ये बात बड़ी चुभी, क्योंकि जिस देश में सामवेद की ऋचाएँ गाई जा सकती हैं, जहाँ जो देश संगीत के मामले में जिसका इतना गहन शोध है कि हम केवल 12 स्वरों तक नहीं रुकते, हम उसकी 22 श्रुतियों तक पहुँचते हैं, जहाँ हम रागों में सैकड़ों हज़ारों रागों की परिकल्पना कर सकते हैं, उनका निर्माण कर सकते हैं, वहाँ पर कहा जाए कि साहब आप कोई चीज़ गा नहीं सकते। तो मैंने इस बात को एक चुनौती के रूप में लिया और 1 सितंबर 1984 को हमने कार्यक्रम किया, दुष्यंत ने कहा था। दुष्यंत कुमार की गज़लों का वो कार्यक्रम था। 2 घंटे के लिए हमने भाईदास सभागृह बुक किया था, और वो हमारा पहला कार्यक्रम था। और ऐसी स्थिति थी कि उस कार्यक्रम के 3 दिन पहले से हमने पूरे शहर में खुद ही
पोस्टर चिपकाए थे दीवारों में और बस के अड्डों पर, और वो बिल्कुल एक अचिन्हे गायक के रूप में शेखर कल्याण, हम दोनों भाइयों ने, भैया हमारे उसमें तबला बजा रहे थे और मैं गज़ल गा रहा था। तबला वो इसलिए बजा रहे थे क्योंकि तबला वाले को पैसे देने के लिए पैसे नहीं थे। पर वो कार्यक्रम इतना सफल हुआ कि हमारे जो श्रोता 2 घंटे के लिए आए थे वो 5 घंटे तक बैठे रहे। लेकिन उसके बाद भी वही स्थिति हुई, और पर उसके बाद लोगों को जो पसंद आया, और कई पत्र पत्रिकाओं ने, उस समय धर्मयुग ने 3 पृष्ठ का हमारे ऊपर एक पूरा आलेख निकाला, तो उससे हमको बड़ी प्रेरणा मिली कि हमने कहा कि हम सही रास्ते पर हैं। फिर दूसरे साल मैंने कार्यक्रम किया मध्य युगीन काव्य, यानी सवैये छप्पे ब्रिज भाषा के आज से 500-600 साल पहले की रचनाएं, कि धूरी भरे अति शोभित श्याम जुतैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरय अंगना पग पैजनिया कटी पीरी का छोटी। इस तरह का काव्य जो आजकल नहीं गाया जाता, तो इस तरह के सवैये छप्पे सोरठे हमने उसका कार्यक्रम किया, वो बेहद सफल हुआ। तीसरे वर्ष हमने 1986 में किया पाकिस्तान का हिंदी काव्य, क्योंकि हमारे पूर्वज, जो मेरे पूर्वज थे, वो आज जो ढाका है वहाँ से आए हुए थे। हमें विभाजन का दर्द तो सहना नहीं पड़ा, पर विभाजन के बाद का जो दुख होता है कि हम अपने गांव अगर भी हमको जाना है तो हमें वीज़ा लगेगा, ये जो एक तरह की चुनौती हमारे सामने थी। तो मुझे लगा कि संस्कृति क्या कोई मनी प्लांट का पौधा है जो आप एक बोतल से निकाल के दूसरी बोतल में लगा देंगे, या संस्कृति उस बरगद के पेड़ की तरह है जिसको आप उखाड़ भी दें तो भी सालों बाद कहीं ना कहीं उसकी कोई ना कोई कोंपल ज़रूर फूटेगी। तो मुझे ऐसा लगा कि क्या पाकिस्तान बन जाने से हिंदी वहाँ ख़त्म हो गई। तो मैंने 1947 से 1953 तक 6 साल, जो कि उस दौर में नफ़रत का एक पूरा दौर चल रहा था विभाजन की वजह से, मैंने कहा इस नफ़रत के बीच में भी कहीं पर प्रेम की कोंपलें भी फूटी होंगी। तो हमने वो कार्यक्रम किया और ऐसा सुंदर हमारे पास संग्रह आया। मुझे कई शायरों ने बहुत मदद की। मैं विशेष रूप से डॉक्टर धर्मवीर भारती जी का नाम और आदरणीय निदा फाजली जी का नाम लूँगा, जिन्होंने मुझे बहुत कविताएं दी कि शेखर भरा पड़ा है पाकिस्तान का साहित्य हिंदी से। मैं उदाहरण के लिए कह रहा हूँ कि कई शायर हैं वहाँ, जमीलुद्दीन आली हैं, जो केवल दोहे ही लिखते हैं कि साजन हमसे मिले भी लेकिन ऐसे मिले कि हाय, जैसे सूखे खेत पे बादल बिन बरसे उड़ जाए, या सीता को देखे सारा गांव, आग पे कैसे धरेगी पाँव। एक सहबा अख्तर का एक बड़ा खूबसूरत दोहा है कि बांसुरी हाथ में पकड़े मुंह पर छिड़के नीला रंग, और सभी कृष्ण बने तो राधा नाचे किसके संग। तो मुझे लगा कि इस तरह की एक कलाकार का जो काम होता है, देखिए समाज में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वर्ग होता है जो शांत रहता है, एक वर्ग होता है जो लड़ाई झगड़े करवाता है। पर कलाकारों के ऊपर ये एक दायित्व है कि वो समाज को न केवल जोड़ने का काम करे, बल्कि उनको और भी बेहतर बनाने की कोशिश करे। तो मैं हमेशा मानता हूँ कि कोयले में से हीरा निकाल जो सके वो कलाकार है। अगर आप कोयले को कोयला मान लें या पत्थर को पत्थर मान लें तो फिर आप सामान्य व्यक्ति हैं। पर अगर उस पत्थर से रत्न बनाने की क्षमता आपकी है, फिर चाहे आप गायक हों, नाटककार हों, नर्तक हों, कवि हों, मूर्तिकार हों, चित्रकार हों, कुछ भी हों, अगर आप एक बारीकी से उसके अंदर एक सौंदर्य का तत्व निकाल सकें तो वो कलाकार हैं। और ये एक भावना मेरे मन में शुरू से थी कि एक कलाकार के नाते मुझे वो काम नहीं करना है जो मुझे आज सफलता दे। मुझे ऐसा काम करना है जो आज से 100 साल के बाद या 500 साल के बाद भी लोग स्मरण करें कि इसने कुछ अलग काम किया था। तो खैर ये एक भावना चल रही थी। चौथे वर्ष हमने किया मीरा से महादेवी, यानी कि मीराबाई से लेकर महादेवी वर्मा तक जितनी भी कवित्रियाँ थीं, मुझे नहीं लगता दुनिया में किसी दूसरी संस्कृति में, किसी दूसरी तहजीब में इतनी कवित्रियाँ हुई हैं जितने हमारे देश में हुई हैं। हम लोगों ने केवल मीराबाई और महादेवी का नाम सुना है, पर हमने जब शोध करना शुरू किया तो 800 से अधिक कवित्रियों के नाम हमको मिले।
तो उसका एक कार्यक्रम किया। फिर तो इस तरह से मैं लगातार एक मेरी उसको आप एक अभियान कह सकते हैं, एक आंदोलन कह सकते हैं, और हिंदी के प्रति मेरा एक रुझान था, तो वो मैं करता था। और मैं फिर गाने के कार्यक्रम शुरू हो गए, घर की आर्थिक स्थिति भी थोड़ी ठीक होने लगी, और मैं लगातार कार्यक्रम करता था। और एक दिन मेरी पत्नी ने, जब शादी हुई मेरी, तो मेरी पत्नी ने बड़ा अच्छा एक वाक्य बोला। बोले, देखिए, अगर आप सड़क पर खड़े होकर कुछ कहेंगे तो आपकी बात को कोई सुनेगा नहीं। ज़रूरी है कि आप थोड़ी सी ऊंचाई पर जाएं और वहाँ से कुछ बोलें, तो लोग आपकी बात को सुनेंगे। तो फिर मैंने अगले कुछ वर्ष तक, क्योंकि उस समय तक हमारे पास घर भी नहीं था, और मतलब ये था कि जितने पैसे आते थे उससे ज़्यादा का खर्च हमेशा तैयार खड़ा होता था। और जो मुझे लगता है हर एक कलाकार के साथ और हर एक संघर्षशील व्यक्ति के साथ होता है, उसमें भी ऐसा व्यक्ति जो घर से कसम खा के निकला हो कि कभी नौकरी नहीं करेंगे, यहाँ कोई आय का कोई परमानेंट स्रोत कभी जीवन में स्वीकार नहीं करेंगे। तो मैंने उस तरह का संघर्ष किया है जो मुझे लगता है हर एक कलाकार ने किया होगा, कि हम गुरुद्वारों में जा कर के शब्द गा लेते थे ताकि कुछ पैसे भी हमको मिल जाते थे चढ़ावे में, और लंगर में खाना खा कर के भी आ जाते थे। तो इस तरह का संघर्ष हमने किया। और फिर जब हमारी रिकॉर्डिंग का काम चलने लगा, तो 1989 में पहली बार मैं जर्मनी और हॉलैंड गाने के लिए गया। फिर विदेश यात्राएं शुरू हो गई, थोड़ा धनोपार्जन शुरू हो गया। 1993 में मैं पहली बार अमेरिका गया, और 2-3 बार उसके बाद अमेरिका जाना हुआ। और एक दिन मुझे ऐसा लगा कि मेरे माता पिता, जब मैं छोटा था, जब 14 वर्ष का था, तब मुझे मेरे माता पिता के साथ मैं इंग्लैंड गया था। गीत रामायण, गीत नानक, इस तरह की रचनाएं मेरे पिताजी ने हिंदी में बनाई थी। जैसे मराठी में गदी माडगुलकर जी और सुधीर फड़के जी ने गीत रामायण बनाया है, उसी प्रेरणा से मेरे पिताजी ने हिंदी में वो रामायण उन्होंने, माडगुलकर जी ने लिखी थी, वाल्मीकि रामायण पर आधारित थी। कि पहला गीत है कि स्वयं श्री राम प्रभु ऐकति कुशलव रामायण गाती। मेरे पिताजी ने शुरू किया राम जन्म से, जो तुलसी की रामायण का क्रम था। फिर उन्होंने गीत नानक लिखा, गीत महावीर लिखा, गीत गांधी लिखा, गीत महावीर, ऐसे सांगीतिक कार्यक्रम वो तैयार करते थे, और उसमें हम लोग उनके साथ गाते थे। तो 1975 में मैं उनके साथ, अपने माता पिता के साथ, वो उस समय हम छोटे बच्चे थे, वो हम पीछे बैठ के गाते थे, माता पिता मुख्य गायक थे। तो वो हमको 2 महीने के लिए हमको इंग्लैंड ले गए थे। तो वहाँ लंदन, मैनचेस्टर, बर्मिंघम, लीस्टर, सब जगह कार्यक्रम हमारे हुए। तो वो एक बड़ी गहरी छाप हमारे मन में थी। 1997 में मेरे पास कुछ एक ऐसी धनराशि आई जिसकी मुझे कल्पना नहीं थी। मैंने किसी कार्यक्रम को ना कहने के लिए 6 गुनी ज़्यादा राशि मांगी थी, और उन्होंने दे दी। मैं शादियों में गाता नहीं था कभी, अभी भी नहीं गाता हूँ। तो उस कार्यक्रम में वो जो सज्जन करवाना चाह रहे थे कार्यक्रम, वो कोई भी राशि देने को तैयार थे। तो उनकी मैनेजर ने कहा कि अरे शेखर भाई, आप पैसा मांग लो, जो चाहिए वो ले लो। मैंने कहा मुझे वो घटना याद आई जब बड़े गुलाम अली खां साहब ने बहुत ज़्यादा पैसे मांगे थे मुग़ल आज़म में नहीं गाने के लिए। तो मैंने भी वैसे ही एक पैसा मांग लिया। मैंने कहा मैं 8 लाख रुपए लूँगा। 8 लाख रुपए मेरी कीमत नहीं थी उस समय, लेकिन उन्होंने हाँ कर दिया और वो मुझे मिल गए। तो मैंने सोचा कि अब ये राशि जो है ये मैं किसी अच्छे काम में लगाऊंगा। तो मैंने सोचा कि चलो, मेरे माता पिता ने मुझे इंग्लैंड घुमाया था, मैं इनको अमेरिका और जर्मनी की यात्रा कराता हूँ। तो 2 महीने का कार्यक्रम हमने वहाँ किया, और अंतिम कार्यक्रम था ह्यूस्टन में, अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन। उसमें पूरे विश्व भर के रामायण के विशेषज्ञ आए हुए थे, और उसमें 2 पुस्तकों का विमोचन हुआ। पहला था रामचरितमानस का चीनी भाषा में अनुवाद, और दूसरा था रामचरितमानस का पुर्तगाली भाषा में अनुवाद, जो ब्राज़ील के एक प्रोफेसर साहब ने किया था। और हम लोग वहाँ सांगीतिक प्रतिनिधि थे, मतलब हर सेशन की शुरुआत में हम गाते थे और सत्र के अंत में हम गाते थे। तो मैं, वो जब विमोचन चल रहा था तो मैं पीछे बैठे बैठे सोच रहा था, मैंने कहा इन्होंने कितना परिश्रम किया होगा कि तुलसीदास को चीन में बैठकर, बीजिंग में बैठकर इन्होंने उसका छंदानुवाद किया है
कि अगर चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है तो चीनी भाषा में भी चौपाई के छंद में उन्होंने लिखा, अगर सोरठा है तो सोरठे के छंद में लिखा, अगर श्लोक है तो श्लोक के छंद में लिखा। तो मुझे लगा कि कितना परिश्रम किया होगा इन्होंने और कितना समझा होगा और कितना आत्मसात किया होगा तुलसी को, तब जाकर के इन्होंने ये रचना वो कर पाए। तो मैं उनके पास गया और मैं, जैसे एक आम भारतीय की आदत होती है कि वो अंग्रेज़ी में बात करते हैं विदेशियों से, तो मैंने उनसे इंग्लिश में पूछा कि हाउ कुड यू राइट, हाउ कुड यू ट्रांसलेट रामचरितमानस फ्रॉम अवधी टू चाइनीज़। और उन्होंने मुझे हिंदी में जवाब दिया, बोले हम लोग हिंदी में बात करें। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, एक तमाचा भी लगा प्यार का। और फिर उनसे जब मेरी बात हुई तब मुझे लगा कि तुलसीदास जी को भारतवर्ष में कितने लोग जानते हैं। तो ये केवल एक भाव मन में आया कि मैंने बचपन में एक उपन्यास पढ़ा था मानस का हंस, अमृतलाल नागर जी का। उनकी बेटी हैं अचला नागर जी, बहुत बड़ी लेखिका हैं, बहुत अच्छी फिल्म की पटकथाकार हैं। उनके दोनों पुत्र मेरे मित्र थे। तो मैंने कहा कि मैं मुंबई जाकर के अचला जी से प्रार्थना करूंगा कि तुलसीदास जी पर एक अच्छा सीरियल या कोई फिल्म या कोई भी ऐसी रचना करें। पर जब मैं मुंबई लौट कर आया 15 मई 1997, उसके बाद 21 मई तक मेरे मन के अंदर पूरा नाटक जो है वो एकदम प्रकाशित हो गया। मतलब मैं उठते बैठते जागते सोते मुझे हर समय वो नाटक दिखाई देने लगा। और उसके बाद मेरी स्थिति ऐसी हो गई कि अगर मैं नाटक नहीं लिखूंगा तो मैं मर जाऊंगा। उसके पहले मैंने जीवन में कोई कहानी भी नहीं लिखी थी या कोई उस तरह का गद्य कभी भी लिखा नहीं था, गीत और कविताएं लिख लेता था। तो मैं फिर कलम लेकर आया और उस समय मेरा बच्चा जो था वो 2.5 साल का था और वो 2 महीने के बाद अपने पिता से मिला था तो वो बहुत हिला हुआ था। तो जब तक वो सोता नहीं था, तो रात के 2:30-3 बजे वो सोता था और फिर मैं लिखता था। और वो पूरा नाटक मैंने बिल्कुल बिना किसी रेफरेंस के उसको मैंने लिख लिया, क्योंकि वो पूरा नाटक अंदर से मेरे उबल के बाहर आ रहा था। मतलब मेरी स्थिति ऐसी थी जैसे कोई गर्भवती स्त्री हो, वो ये प्लान नहीं कर सकती कि वो कब बच्चे को जन्म देगी। बच्चा अपने जन्म के लिए खुद परिश्रम करके वो माँ के सहयोग से बाहर आता है। वैसे ही ये रचना भी उसी तरह प्रस्फुटित हुई। और पहला नाटक लिखने के बाद बहुत अच्छा लगा मुझे। आधा लिखने के बाद ही मैं बड़ा उद्वेलित हुआ और मैंने डॉक्टर धर्मवीर भारती, जो हिंदी के बहुत बड़े साहित्यकार थे, अंधा युग जैसे नाटक को लिखने वाले, कनुप्रिया, ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, और उस समय की हिंदी की जो देश की सबसे बड़ी पत्रिका थी धर्मयुग, उसके संपादक। तो मैंने डॉक्टर साहब को फ़ोन लगाया, मैंने कहा भारती जी मैंने नाटक में लिख रहा हूँ, आपको सुनाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा आ जाओ, क्योंकि वो इलाहाबाद के थे तो अवधि पर उनका बहुत अच्छी पकड़ थी। तो मैं चाहता था कि वो सुने। तो मैंने उनको नाटक सुनाया। नाटक सुनने के बाद उनकी पहली प्रतिक्रिया थी, दोनों पुष्पा जी और डॉक्टर भारती दोनों सुन रहे थे, रो रहे थे, मैं भी रो रहा था, गा भी रहा था, बोल भी रहा था। और उसके बाद डॉक्टर साहब ने कहा कि शेखर, मुझे लगता है कि ये नाटक तुमको करना चाहिए। मैंने कहा डॉक्टर साहब, मैंने स्कूल कॉलेज में जिस तरह से विद्यार्थी नाटक करते हैं उस तरह के किए हैं, कोई मुझे नाटक की ट्रेनिंग नहीं है। म्यूज़िकली ट्रेंड म्यूजिशियन आप मुझे कह सकते हैं, लेकिन नाटक का बोले नहीं शेखर तुम कर लोगे, क्योंकि इसमें जो भक्ति का पक्ष है उसके लिए बहुत तकनीक की ज़रूरत नहीं है। अब मेरे लिए बहुत बड़ी समस्या थी कि 2 घंटा लंबा नाटक पूरा याद करना, और उसमें 2 घंटे के नाटक में 52 जगह पर मुझे गाना था। तो उसको मुखस्थ करना, याद करना, कंठस्थ करना पहला काम था। फिर उसको नाटकीय उसमें तत्व लाना दूसरा काम था। फिर लाइव म्यूजिशियंस के साथ उसकी रिहर्सल करना। तो हर एक चीज़ शुरू हो गई। मैंने सबसे पहला ये प्रण लिया कि अब मैं अपने पुलों को जला देता हूँ, लेट मी बर्न ऑल माई ब्रिजेस। तो मैंने संकल्प लिया कि जब तक नाटक मेरे नहीं होंगे मैं कोई भी दूसरा काम नहीं करूँगा, यानी रिकॉर्डिंग और कार्यक्रम, मेरे गाने के कार्यक्रम, जिससे मेरी कमाई होती थी, जिससे मेरा घर चलता था, वो आय के स्रोत मैंने काट दिए और केवल मैं नाटक की तैयारी में लग गया।
उसके बाद सौभाग्य से लाइट्स के लिए मैंने आदरणीय स्वर्गीय तापस सेन जी, जो बहुत बड़े प्रकाश निर्देशक हैं, उनसे संपर्क किया। उन्होंने शुरू में तो थोड़ा आनाकानी की कि यार सिंगल एक्टर प्ले में कुछ करने का होता नहीं। मैंने कहा नहीं, आप कर सकते हैं और आप ही करेंगे, और वो भी राज़ी हो गए। और फिर एक पात्रीय संगीतमय नाटक के रूप में 10 अप्रैल 1998 को इसकी शुरुआत हुई, और उसके बाद 1999 में मैंने दूसरा नाटक लिखा कबीर। पर इस एक साल में तुलसी की प्रस्तुति में मेरा जो कुछ भी बिकने लायक था वो सब बिक गया, क्योंकि एक हिंदी नाटकों की समस्या ये है कि लोग टिकट खरीदना नहीं चाहते थे, और दूसरी समस्या थी कि एक पात्रीय नाटक था, मैं कोई पहचाना हुआ एक्टर भी नहीं था, और विषय ऐसा था तुलसीदास देखने के लिए कौन आएगा। लेकिन मेरी लगन थी कि चाहे एक दर्शक आए, मैं अपना नाटक जारी रखूँगा। तो आप हंसेंगे, पर मेरे पहले शो में शायद 6,000 रुपये की टिकट बिकी थी और करीब 2.5 लाख रुपए का खर्च हुआ था। तो उस सौभाग्य में जिसको एक बड़ा अच्छा खूबसूरत शेर है कि जिनके होठों पे हंसी पाँव में छाले होंगे, हाँ वही लोग तुझे चाहने वाले होंगे। तो मेरे मन में वो लगन थी कि मैं सही रास्ते पर हूँ, और इसलिए मैंने अपने नाटकों को रोका नहीं। चाहे उसके लिए मुझे अपने घर में जो भी चीज़ बिकने वाली थी वो सब मैंने बेची, और मैं अपनी पत्नी का बड़ा धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने सारे गहने बड़ी खुशी खुशी बेचने के लिए वो तैयार हुई, क्योंकि हर शो करने में पैसे खर्च होते थे, म्यूजिशियंस होते थे, टेक्नीशियन होते थे, लाइट और साउंड बाहर से आता था, सेट बाहर से आता था। और आज 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं, आज तक मैंने कभी थिएटर की लाइट से या थिएटर के साउंड से नाटक नहीं किया है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि नाटक की प्रस्तुति बहुत ही निष्णात, बिल्कुल निर्दोष होनी चाहिए। तो इसलिए भले बाहर से लाइट आए, बाहर से साउंड आए, क्वालिटी पर कोई भी किसी भी तरह का समझौता न हो। तो 1998 में कबीर नाटक मेरा शुरू हुआ, क्योंकि तुलसी सगुण की प्रस्तुति थी, सगुण चरित्र, और निर्गुण चरित्र के रूप में मुझे लगा कि कबीर से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो मैंने कबीर अपना दूसरा नाटक किया। तीसरा नाटक करने में मुझे 4 वर्ष लगे, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जैसे चरित्र को 2 घंटे में बांध पाना बहुत कठिन काम था। मेरी जो मूल पांडुलिपि है वो करीब 4 घंटे लंबी थी। फिर मैंने बहुत बेरहमी से उसको संपादित किया और उसको 2 घंटे का नाटक बनाया। फिर मेरा एक समस्या ये हुई कि भारत में, विदेशों में मेरे कार्यक्रम लगातार होने लगे, और जब आप तुलसी, कबीर और विवेकानंद जैसे नाटक करते हैं तो लोग आपको ही संत समझते हैं, और ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो मुझे लगा कि नहीं, इस गलत फहमी को दूर करना चाहिए। तो मैंने चौथा नाटक एक काल्पनिक कहानी पर लिखा, एक पिता और पुत्र की कहानी पर लिखा कि पिता का कैसा प्रभाव हर बच्चे पर पड़ता है। तो वो नाटक था साहब। और फिर उसी समय विजया मेहता जी NCPA में थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि शेखर, एक तुम्हारे नाटकों को मिलाकर गांधी जी पर एक तुम नाटक बनाओ। तो वो एक प्रस्तुति मैंने सन्मति नाम से तुलसी, कबीर और विवेकानंद के नाटकों के कुछ दृश्य लेकर और गांधी जी की कहानी का धागा लेकर वो बनाया। और फिर मैंने एक नाटक लिखा 2013 में, जो अभी तक मेरा अंतिम नाटक वही है, वो था सूरदास। तो इस तरह से मेरे कुछ 5-6 नाटक हो गए हैं, और 1060 से अधिक उसकी प्रस्तुतियाँ हुई हैं। और कभी मुझे लगता है कि बड़ा सौभाग्य मेरा है, 2 अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदी सम्मेलन में भी सूरीनाम में और दक्षिण अफ्रीका में उसकी प्रस्तुतियाँ हुई हैं, राष्ट्रपति भवन में 3 बार प्रस्तुति हुई है, लोकसभा में हुई है, अमेरिका, इंग्लैंड, बेल्जियम, हांगकांग, दक्षिण अफ्रीका, मॉरिशस, इंडोनेशिया। मुझे लगता है देश विदेश में बिल्कुल छोटे से छोटे गांव में भी मैंने प्रस्तुतियां की हैं। कई जगह मुझे लगा, एक बार लंदन में मेरा कार्यक्रम था और वहाँ मैंने जो पैसे मांगे थे उससे दुगने पैसे वहाँ के प्रायोजक ने दिए कि शेखर भाई, आपको अपना मूल्य नहीं मालूम,
आपको ज़्यादा पैसे लेने चाहिए करके जो जिस पैसे पे बात हुई थी उसका दुगना उन्होंने मुझे दे दिया। और फिर मुझे लगा, मैंने कहा ये मेरा नहीं है, तो मैंने काशी से मगहर, यानी कि कबीर साहब का जन्म हुआ काशी में और उनका देहांत हुआ था मगहर में, तो वहाँ पर मैंने अपने खर्च से 14 कार्यक्रम किए। तो जौनपुर में, मिर्ज़ापुर में, सलेमपुर में, इस तरह के जितने भी गांव वहाँ हैं, गोरखपुर और आखिरी में मगहर, इस तरह के 14 कार्यक्रमों की श्रृंखला अपने खर्च से, अपना जनरेटर लेकर, अपनी लाइट्स लेकर, अपना साउंड सिस्टम, अपना सेट लेकर के 2-3 ट्रक हमारे साथ सामान चलता था और अपने खर्च से गांव वालों को हमने दिखाया। लेकिन विश्वास करिए कि एक एक जगह पे 8,000 10,000 लोग आते थे नाटक देखने के लिए। तो मैंने बहुत तरह के प्रयोग किए और मुझे बड़ा संतोष है इस बात का, और मुझे लगता है कि कलाकार को ज़मीन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। एक मैं हमेशा ये मानता हूँ कि अगर आप संस्कृति से दूर हैं तो अपने आप विकृति को आप अपना निमंत्रण दे रहे हैं। इफ़ यू आर इग्नोरिंग कल्चर, यू आर इन्वाइटिंग वल्चर्स। जहाँ जहाँ भी संस्कृति का ह्रास हुआ, जहाँ जहाँ भी संस्कृति के ऊपर चोट हुई, वो जगह धीरे धीरे आतंकवाद का एक पर्याय बन जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक कलाकार के नाते ये हमारा दायित्व है कि हम लगातार अपने समाज को पुष्पित पल्लवित करने का प्रयास करते रहें। देखिए, आज से 600 वर्ष पहले हिंदुस्तान के बादशाह कौन थे? कितने लोगों को पता है? मैं नाम लेता हूँ। हिंदुस्तान के बादशाह का नाम था अब्दुल हई वंश के वो राजा थे और 6 साल तक हिंदुस्तान के वो सुल्तान रहे। लेकिन आज हमें आपको या मुझे या और किसी को अब्दुल हई के बारे में एक शब्द भी नहीं मालूम। लेकिन अगर मैं आपको कुछ नाम लूँ जो 600 साल पहले थे, अमीर खुसरो, स्वामी हरिदास, रसखान, सूरदास, मीराबाई, नरसिंह मेहता, गुरु नानक देव, स्वामी मैंने इस तरह के आप जब नाम सुनते हैं तो ये नाम हमें याद है, हम इनके बारे में, हर एक के बारे में हम कुछ ना कुछ बता सकते हैं। तो इसका अर्थ ये मैं निकालता हूँ कि भारतीय मानस जो है वो अपने राजाओं को, अपने धनपतियों को, अपनी सुंदरियों को याद करने वाली संस्कृति नहीं है। भारतीय जनमानस अपने विद्वानों को, अपने कवियों को, अपने गायकों को याद करने वाली संस्कृति है। तो मुझे भी ये लगता है कि एक कलाकार होने के नाते मेरी जो कला यात्रा है वो निरंतर इस प्रक्रिया में है कि मैं अपने आप को हराऊं। आमतौर पर मेरी किसी के साथ भी प्रतियोगिता इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया जो बाकी लोग कर रहे थे। मैंने हमेशा वो काम करने का प्रयास किया जो मुझे लगता था कि अगर और कोई नहीं करेगा तो मैं करूँगा। जब भी मुझे कोई कहता था कि अरे यार ये काम मत करो, तो फिर मैं पक्का हो जाता था कि ये काम अब मैं कर रहा हूँ। तो इस तरह के कई तरह के प्रयोग मैंने अपने ऊपर भी किए। जैसे 2 वर्ष तक मैंने एक संकल्प लिया कि मैं केवल हिंदी भाषा में ही वार्तालाप करूँगा। जबकि बड़े मज़े की बात यह है कि मैं 12 ज़बानें, 12 भाषाएं बोल सकता हूँ, लेकिन किसी एक भाषा पर बात करना वो इतना कठिन संकल्प है। आप 2 वाक्य बोलेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कितने शब्द, कितनी भाषाओं के उस एक वाक्य में आपने प्रयुक्त कर लिए। तो पर इस तरह का जब मैंने प्रयोग किया तो उससे एक बहुत बड़ा लाभ मुझे ये हुआ कि मेरा जो शब्दकोश था वो बहुत विस्तारित हो गया और मुझे हर भाषा में उसके शब्द मिल गए। कि अगर हिंदी में एक शब्द है, मान लीजिए आवश्यकता, तो उर्दू में वो ज़रूरत होगी। तो ज़रूरत शब्द कहाँ से आता है? फ़ारसी से आता है या अरबी से आता है या तुर्की से आता है। तो एक आपकी भाषा का जो व्याप है वो बढ़ने लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर एक कलाकार को जब आप संस्कृति कहते हैं तो वो केवल मात्र गाना बजाना नहीं है, हर एक चीज़ संस्कृति है। आप कपड़े कैसे पहनते हैं वो भी संस्कृति है, आप खाना कैसे खाते हैं, आप खाना कैसे पकाते हैं, आप बालों में गजरा कैसे लगाते हैं, आप पूजा की थाली कैसे सजाते हैं,
आप कोई मेहमान आने वाला है उसके पीढ़े को कैसे सजाते हैं, आप अपने घर के बाहर रंगोली कैसे करते हैं, इस हर एक चीज़ में हमारी संस्कृति छुपी हुई है। और यही कारण है कि जो पुराना शेर भी है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसका कारण ये है कि हमारे पास ज्ञान की गंगा का एक प्रवाह निरंतर बना रहा, लेकिन दुर्भाग्य से बीच में एक ऐसा कालखंड आया जहाँ ज्ञान और कलाओं का संपर्क टूट गया। इसलिए कई बार शास्त्रीय संगीत सुनते हुए आप देखते होंगे कि शब्दों के उच्चार में वो स्पष्टता नहीं रहती। और ये उस देश में हो रहा है जहाँ शब्द ब्रह्म जैसा शब्द है, जहाँ पर शब्द को ब्रह्म कहा गया है। उस देश में हम ऐसी बंदिशें गा रहे हैं, ऐसा ख्याल गा रहे हैं जहाँ पर केवल स्थाई के ऊपर ही आपने पूरा गाना 2 घंटे का गाना गा लिया। लेकिन मुझे लगता है कि पुराने समय में लोग साहित्य समझते थे, अलंकार समझते थे, वो समझते थे कि कौन सा शब्द कैसे उच्चारित किया जाए। तो मुझे लगता है कि हर एक कलाकार को शब्द ब्रह्म के प्रति भी निष्ठावान होना चाहिए और नाद ब्रह्म के प्रति भी निष्ठावान होना चाहिए। एक कलाकार के नाते मैंने बहुत सारे काम किए हैं। मैं खाना बहुत अच्छा बना लेता हूँ। उसका कारण ये था कि मेरी कोई बहन नहीं थी, तो मेरी माँ ने बेटी को जो जो सिखाना था वो सब सिखाया। तो कपड़ा सिलाई करने से लेके कशीदाकारी करना यानी एम्ब्रॉयडरी करना, या स्वेटर बुनना, या खाना बनाना, या बड़ी पापड़ अचार बनाना, ये भी सिखाया। पेंटिंग करना सिखाया। मट्टी के घर हम बनाया करते थे हर साल, ताकि गुड्डा गुड़िया की शादी हम करते थे। तो अभी भी मैं पेंटिंग, कभी मौका मिलता है तो पेंटिंग भी कर लेता हूँ, कविताएं लिखता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने 24 घंटे कम दिए हुए हैं, तो मैं निरंतर कुछ न कुछ रचनात्मक करता रहता हूँ। और मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए निरंतर। और इस समय मैं थोड़ी सी कृषि कार्य भी कर रहा हूँ, खेती भी कर रहा हूँ। कुछ 9 हमारी गायें हैं, उनकी सेवा भी करने का मौका मिलता है। तो एक बहुत सुखद जीवन मैंने अपने आसपास अपना गढ़ लिया है, क्योंकि मुझे पता नहीं कि मरने के बाद मुझे स्वर्ग मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन अपना एक स्वर्ग व्यक्ति खुद बना ले तो ये संभव है। क्योंकि अगर मैं खुश हूँ, मैं आनंदित हूँ और मैं किसी को दुख नहीं दे रहा हूँ, तो मैं स्वर्गीय जीवन का आनंद ले सकता हूँ। और मुझे लगता है कि जब आप एक पौधा उगाते हैं, एक बीज से लेकर एक पौधे की जो पूरी यात्रा है, उसके जब आप साक्षी बनते हैं, तो मुझे लगता है कि आध्यात्म को समझने का सबसे आसान तरीका यही है। और कबीर का एक दोहा भी बड़ा सुंदर है कि बूंद समाये समुद्र में ये जाने सब कोई। बूंद आकर के समुद्र में समाती है, ये जानने वाले तो सभी लोग हैं, पर समुद्र समाये बूंद में जाने बिरला होए। पर उसी बूंद के अंदर पूरा समुद्र छुपा हुआ है, ये जानने वाले कम होते हैं। ये जानने वाले बहुत होते हैं कि पेड़ होता है, पेड़ के फल होते हैं, उसमें से बीज निकलते हैं, पर उसी बीज में एक पूरा पेड़ छुपा होता है, ये जानने वाले कम लोग होते हैं। वैसे ही परमात्मा से आत्मा निकलती है, ये जानने वाले तो बहुत लोग होते हैं, पर उसी आत्मा में परमात्मा का वास है। और इसलिए हर एक व्यक्ति, हर एक जीव परमात्मा का ही एक रूप है, ये जानने वाले कम होते हैं। और मुझे लगता है कि मेरी कला यात्रा में एक मेरा दुर्गुण था, जो मुझे लगता है कि शायद मेरा सबसे अच्छा गुण था, कि मैं बहुत असंतुष्ट कलाकार हूँ। मैं अपने हर कार्यक्रम के बाद जब मैं घर आता हूँ और चुपचाप लेटता हूँ, तो अगले 2-3 घंटे तक मैं अपने उस कार्यक्रम में क्या क्या मेरी गलतियाँ हुई थी, कहाँ मैंने उच्चारण की गलती की, कहाँ मेरी सांस ठीक से नहीं आ पाई, कहाँ मेरा सुर बराबर नहीं लगा, इसका मैं पूरा विश्लेषण करता हूँ। और उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि मुझे दूसरे किसी कलाकार को हराने की ज़रूरत नहीं है। मैं हर बार अपनी ही पिछली प्रस्तुति को हरा सकूं, उसको पराजित कर सकूं, यही एक कलाकार के नाते मेरा कर्तव्य होना चाहिए। और वही है
एक छोटा सा मेरे नाटक का दृश्य आपको सुनाता हूँ ताकि आपको पता चले कि इतनी देर से जो ये व्यक्ति वक्तृता कर रहा है वो मंच पर क्या करता है। तो ये नाटक लिखा भी मैंने है, निर्देशक भी मैं ही हूँ, संगीत निर्देशक भी मैं ही हूँ, और मेरे नाटक कबीर का एक दृश्य आपको सुना रहा हूँ। एक पात्रीय नाटक है, इसलिए सारे चरित्र अलग अलग चरित्र होते हैं, पर उन सभी चरित्रों की आवाज़ें बदलती जाती हैं ताकि वो नाटक नाटक जैसा लगे। तो एक दृश्य आपको कबीर के बचपन का सुना रहा हूँ। और हमको मिल गए हमरे बाप और अम्मा, जुलाहा खानदान में परवरिश भई हमारी। कोई कोरी कहे है तो कोई जुलाहा, पर मतलब तो एक ही है, कपड़ा बुनने वाला। तो खटर खुट होती रहल दिन भर, और हमका भी खूंटा मिल गई। जिंदगी में खूंटा मिलना बहुत जरूरी हो। तो अम्मा के प्यार की छाह में उंगली पकड़ के चलने लगे हम। ममता का आंचल अम्मा का हमारी सारी गलती को छुपा लेती। कहीं कोई बदमाशी करके आ जाते तो जाके माफी मांग लेती हमरे बदे। अम्मा कहती थी तो के हम पैदा नहीं कैली रे, पर जब पहली बार देखले रहली तो के मोरे अचरवा में दूध भर आयल रहल तो रे बदे। माँ को जननी कहे हैं, पर मुझे तो हर जनानी माँ दिखे। बाप बड़े कठोर थे हमारे, एकदम कड़क कड़क। अब गरीब बाप के पास कड़क होए के अलावा वो चारा भी का है, और हम ठहरे फक्कड़। गरीब की दौलत होती है ओकरी फक्कड़ी, तो फक्कड़ हमरा चोला और फक्कड़ हमरी बोली। तो अम्मा एक दिन बोली, ए कबीरा जाके सूत रंगवा द। 5-6 बरस के रहे होंगे हम। उठाया सूत और पहुंच गए रंगरेज चचा के घर। ए चचा रंग दे सूत के। चचा बोले, अरे ठहर जा बिटवा, तनी हथुड़ा का काम निपटा ले। हम बैठ गए आसन जमा के वहीं। चचा पूछे, अरे केकर बिटवा हो? तो रंगरेजीन चाची बोल पड़ी, अरे उन्हीं में कछोरा है, तलिया में मिला रहन ना मुराद, नजायज काफिर। तमतमा गए हम। काफिर? अम्मा तो बतैली कि हम सब खुदा के बच्चे हैं, तो फिर काफिर कैसे हुए हम? उस दिन नदी किनारे खेल रहा था तो हमारे गांव के पंडित ललुआ मिसिर चिल्लाए थे, ए दलिद्दर परे हट, तेरी छाया छू गई, हमें तो दोबारा स्नान करना पड़ेगा। दलिद्दर और काफिर शायद एक ही चीज को कहते होंगे। छोटा था पर समझ में आ गया था कि हमको गाली दी है। सर के ऊपर का आसमान अचानक छोटा होने लगा। पूरी धरती मानो पांव के पास सिमट आई। दिन का उजेला था पर आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कान गर्म हो गए थे, कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा था कि तभी एक उजाला दिखाई दिया। उजाला, बहुत उजाला, उजाला ही उजाला, और एक अजीब सी ठंड मीठी मीठी। पूरा बदन मानो हल्का हो गया। एक आवाज, एक गूंज, सुरंग के अंदर से गोल गोल घूमती सुर लहरी। मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं जोग बैराग में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ये एक दृश्य है। हर एक नाटक मेरा एक
सांगीतिक रचना से, एक भजन से शुरू होता है, फिर संवाद, कहानी आगे चलती है, फिर दूसरा गीत आता है। कबीर में इस तरह के 45 गीत हैं, सूरदास में 36 हैं, विवेकानंद में 32 सांगीतिक प्रसंग हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छा कलाकार होने के लिए आदमी को निरंतर अभ्यास करना चाहिए। और मैं अपने बारे में, मेरी एक आदत है कि मैं हमेशा हर एक कलाकार की धातु देखता हूँ, और मेरी जो धातु है वो है तांबा। तांबा जो धातु है बहुत महंगी धातु नहीं है, लेकिन तांबे की एक विशेषता है कि अगर आप उसको न धोएं तो वो 10 दिन में इतना काला हो जाता है कि आप पहचान नहीं सकेंगे। पर अगर उसको आप नियमित धोते रहें तो वो सोने से भी ज़्यादा चमकता है। और दूसरी बात यह है कि तांबा जो है वो हमारे यहाँ खाने पीने में उतना व्यवहार में नहीं आता, पर पूजा के जितने भी पात्र बनते हैं वो तांबे से ही बनते हैं। तो निरंतर अपने आप को मैं मांझता रहता हूँ, हर दिन अभ्यास करता हूँ, चाहे मेरी टीम के साथ हो या बिना टीम के हो। अभी अगर मैं यहाँ स्टूडियो तक आया हूँ तो अभ्यास करते करते आया हूँ, यहाँ से अपने घर जाऊँगा तो अभ्यास करते करते जाऊँगा। तो इसलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं गाड़ी में बैठा हूँ या ट्रेन में बैठा हूँ या प्लेन में बैठा हूँ या बिस्तर पर लेटा हुआ हूँ। मुझे लगता है हर कलाकार को अभ्यास करना चाहिए, और अभ्यास से ही आपकी कला में, क्योंकि ईश्वर ने आपको गुण दिया है, ये हर एक को दिया है, कलाकार को थोड़ा अधिक दिया है, लेकिन उस गुण को, उस प्रतिभा को लगातार मांझते रहना और उसकी देखरेख करना, ये हर एक कलाकार का दायित्व है, ऐसा मैं मानता हूँ। मेरी इस कला यात्रा में मैं हमेशा मानता हूँ कि निरंतर सीखने के लिए व्यक्ति को तैयार होना चाहिए। और इसलिए मैं हमेशा, कोई 6 साल से कम का बच्चा होता है उससे, और कोई 60 साल से अधिक का बुज़ुर्ग होता है उससे, जब भी मुझे बातचीत का मौका मिलता है मैं ज़रूर उससे खूब संवाद करता हूँ, ताकि निरंतर सीखता रहूँ, निरंतर नए नए प्रश्न मेरे सामने आए और नए नए उत्तर ढूंढने का मैं प्रयास करूँ। आप सब ने मेरी बात को सुना, एक बहुत ही एक कला साधक के रूप में, एक कला के विद्यार्थी के रूप में आप सबको प्रणाम करता हूँ, और कोई भी मुझसे त्रुटि हुई हो उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। और इस वक्तृता की श्रृंखला में मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आयोजकों को हृदय से साधुवाद देता हूँ। प्रणाम।